नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम ध्येय आईएएस द्वारा लिखित पुस्तक शासन में नैतिकता, ये एथिक्स विषय की पुस्तक है, इस पर चर्चा करेंगे। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट पर आधारित है। गांधी जी का चित्र देख रहे हैं तो गांधी जी से संबंधित कुछ बातों को भी देख लेते हैं। 7 सामाजिक पाप गांधी जी ने बताए थे। महात्मा गांधी द्वारा 1925 में यंग इंडिया में बताए गए 7 सामाजिक पाप हैं। पहला पाप है बिना सिद्धांतों की राजनीति। दूसरा पाप है बिना काम के धन। तीसरा पाप है बिना अंतःकरण के आराम। चौथा पाप है बिना चरित्र के ज्ञान। पांचवा पाप है बिना नैतिकता के व्यापार। छठवां पाप है बिना मानवता के विज्ञान। और सातवां एवं अंतिम पाप है बिना बलिदान के पूजा। चलिए अब परिचय देख लेते हैं। नैतिकता मानक नियमों का एक संवर्ग है जिसे समाज अपने ही ऊपर लागू करता है और जो व्यवहार विकल्पों और कठिनाइयों के मार्गदर्शन में सहायता करता है। आयोग इस बात से बड़े दुख के साथ अवगत हुआ है कि मानक नियम अपने आप में नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित नहीं करते, जिसे एक ईमानदार संस्कृति की सख्त ज़रूरत है। मानक नियमों के रूप में नैतिक व्यवहार का मर्म जोरदार शब्दों और अभिव्यक्तियों में नहीं होता, बल्कि उस पर कार्रवाई किए जाने में, उल्लंघन के लिए दंड देने में, उल्लंघन के आरोपों को छानबीन करने के लिए सक्षम अनुशासनिक अधिकारियों के हवाले करने में और शास्त्रियों को तुरंत लागू करने में तथा एक ईमानदार संस्कृति विकसित करने में होता है। भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता का एक महत्वपूर्ण आविर्भाव है। अंग्रेजी का करप्ट शब्द लैटिन शब्द करप्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है तोड़ना या नष्ट करना। अंग्रेजी के एथिक्स शब्द को मूल ग्रीक के शब्द एथिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आदत से पनपने वाला। यह दुर्भाग्य कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार में सम्मिलित ऊंचे तबके के लोगों से चलकर यह भ्रष्टाचार निचले तबके तक आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी तक पहुंचकर अनेक लोगों के लिए एक आदत सी बन गई है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब तक जो हस्तक्षेप किए गए हैं वे प्रभावी नहीं पाए गए हैं और जनता में उनके बारे में भी कटुता व्याप्त है। इन हस्तक्षेपों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने की किसी वास्तविक मंशा के बिना दिखावा मात्र पाया गया है। इन्हें विरोधियों को परेशान करने के लिए, राजनीतिक प्रयोग पक्षपात करने के लिए एक सरल हथियार के रूप में माना गया है। भ्रष्टाचार की जड़ें व्यवस्था में इतनी गहरी जम गई हैं कि अधिकतर लोग भ्रष्टाचार को अपरिहार्य समझते हैं और इससे लड़ने के किसी भी प्रयास को व्यर्थ समझते हैं। यह कटुता इतनी तेज़ी से फैल रही है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का रुग्ण हो जाने का अंदेशा बना रहता है। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से निपटने के लिए दो कमोबेश परस्पर विरोधी उपाय हैं। पहला है मूल्य और चरित्र पर अधिक जोर देना। अनेक लोग नैतिक मूल्यों में गिरावट के फलस्वरूप भ्रष्टाचार में हुई बढ़ोतरी से बहुत दुखी हैं। जब तक इन नैतिक मूल्यों को पुनः अपनाया नहीं जाता, तब तक मानवीय आचरण में सुधार लाने के लिए अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा उपाय इस विश्वास पर आधारित है कि अधिकतर लोग अपने मूल से ही शिष्टाचारी और सामाजिक रूप से जागरूक हैं, परंतु फिर भी लोगों का एक छोटा अनुपात है जो समाज की भलाई के लिए पृथक रूप से लक्ष्यों के साथ समझौता नहीं कर पाता। ऐसे भटके हुए लोग सार्वजनिक अच्छाई की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे भटके हुए लोग सार्वजनिक अच्छाई की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में लग जाते हैं और संगठित सरकार का ऐसे भटके हुए कदाचारों को दंड देने का उद्देश्य होता है। यदि अच्छा बर्ताव करने वाले को निरंतर पुरस्कृत किया जाता है और बुरे व्यवहार वाले को निरंतर दंड दिया जाता है तो अधिकतर लोग सीधा और तंग मार्ग ही अपनाते हैं। तथापि यदि सद्व्यवहार को न केवल पुरस्कार से ही मुक्त रखा जाए, बल्कि कठिनाइयों से भी जूझना पड़े और दुर्व्यवहार को दंड भी न दिया जाए बल्कि अक्सर मनमाने ढंग से पुरस्कृत भी किया जाए, तो लोग अधिक संख्या में सम्मानजनक रास्ता अपनाने से ही कतराएंगे। नैतिक मूल्यों और संसाधनों दोनों का ही इस वास्तविक जगत में स्थान है। मार्गदर्शी सितारों के रूप में मूल्यों की आवश्यकता होती है
और ये मूल्य हमारे समाज में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। अच्छे बुरे का एहसास हमारी संस्कृति और सभ्यता में अपने मूल से है, परंतु इन मूल्यों को संस्थानों द्वारा टिकाऊ बनाए रखने की आवश्यकता है और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। संस्थानों के बिना समर्थन के ये मूल्य जल्द ही कमज़ोर होकर नष्ट हो जाएंगे। संस्थान वह पात्र प्रदान करते हैं जो नैतिक मूल्यों को आकार और परिमाण का रूप देते हैं। सभी शासन कला और कानूनों और संस्थानों का एक यह आधार है। मानदेय और संस्थाएं सभी लोगों के लिए होती हैं, जबकि लोक सेवकों का समूह निर्वाचित या नियुक्त, निर्णय लेने के प्राधिकार से संपन्न तथा मानव जीवन पर असर डालते हुए संसाधनों के आवंटनों के निर्धारण करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए ये उन्हें निपटाने में निर्णायक होते हैं। संस्थान वह पात्र प्रदान करते हैं जो नैतिक मूल्यों को आकार और परिमाण का रूप देते हैं। सभी शासन कला और कानूनों और संस्थानों का यह एक आधार है। मानदेय और संस्थाएं सभी लोगों के लिए होती हैं, जबकि लोक सेवकों के समूह निर्वाचित या नियुक्त, निर्णय लेने के प्राधिकार से संपन्न तथा मानव जीवन पर असर डालते हुए संसाधनों के आवंटनों के निर्धारण करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए ये उन्हें निपटने में निर्णायक होते हैं या ख़त्म करने में निर्णायक होते हैं। सरकारी दफ्तर और सरकारी जेब पर नियंत्रण करने वालों को आम जनता के पैसे से निजी लाभ लेने के असंख्य प्रलोभन और अवसर मिलते हैं। अतः जनता के सेवकों में नैतिक आचरण को प्रोन्नत करने के लिए संस्थानों के सृजन और मानदेयों के निर्धारण का अत्यधिक महत्व है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग में 3 कारणों से वृद्धि हुई है। पहला, आपत्ति न करने वाले प्राधिकारियों की उपनिवेशी पैतृक संपत्ति और मनमाने ढंग से शक्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति। जिस समाज में सत्ता की पूजा की जाती हो, वहाँ सरकारी अधिकारियों के लिए नैतिक आचरण से बच निकलना आसान हो जाता है। दूसरा, हमारे समाज में सत्ता की असंख्य विषमताएं हैं। लगभग 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्र के हैं। उनमें से अनेक लोग बिना किसी रोजगार सुरक्षा के निर्वाह करने योग्य मजदूरी पर निर्भर रहते हुए एक अनिश्चित जीवन यापन करते हैं और 70% के लगभग संगठित कामगार रोजगार की सुरक्षा के साथ और नियमित मासिक मजदूरी पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या लोक उद्योग उपक्रमों द्वारा काम पर लगाए जाते हैं। लगभग ये सभी कर्मचारी अधिकतर साक्षर या अर्ध साक्षर समाज में शिक्षित हैं और आर्थिक रूप से सबसे कम आय पाने वाले लोक सेवक देश के बहुत से लोगों की अपेक्षा ज़्यादा खुशहाल हैं। इससे भी अधिक तो यह है कि उनकी सरकार में नौकरी सत्ता के सभी साज सम्मान को लेकर आती है। सत्ता की ऐसी विषमता नैतिक व्यवहार पर उच्च वर्गीय दबाव को कम कर देती है और भ्रष्टाचार में संलिप्त होना आसान कर देती है। तीसरा चेतना के रूप में किया गया चुनाव है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद उसके शुरू के दशकों में भारतीय सत्ता ने नीतियों का एक ऐसा पुलिंदा चुना जिसका परिणाम नागरिकों को सत्ता की दया पर छोड़ देना था। नियमों की आड़ में आर्थिक गतिविधियों पर अनेक अंकुश, अधिक सरकारी नियंत्रण, कई क्षेत्रों में सरकार का अधिकतर एकाधिकार और अभावों की अर्थव्यवस्था, इन सब ने मिलकर ऐसी स्थितियों को कुप्रेरित किया है कि जिससे भ्रष्टाचार बेलगाम बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त सत्ता की विषमता की स्थिति में अनेक राज्य सब्सिडियों और लाभोन्मुखी कार्यक्रमों ने लोक सेवक को संरक्षक और स्वामी बना दिया है और बहुत से नागरिकों को भिखमंगा बनाकर रख दिया है। इससे एकदम ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के अवसरों को बढ़ावा मिला है और इन छीना झपटी करने वालों की करतूतों का विरोध करने वाले नागरिकों का बल भी कम हो गया है। हमारे देश में और इसके साथ ही साथ कहीं और भी पिछले 6 दशकों का अनुभव हमें भ्रष्टाचार दूर करने का मूल्यवान सबक सिखाता है। आमतौर पर सब यह मानते हैं कि एकाधिकार और विवेकशीलता भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा और
पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करते हैं। यह भारत में आर्थिक युक्तिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े नाटकीय अंदाज में देखा गया है। जो जो प्रतिस्पर्धा आती है और विकल्पों का विस्तार होता है, त्यों तो भ्रष्टाचार घटता है। दूरभाष, इस्पात, सीमेंट, चीनी और यहाँ तक कि दो पहिया गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और स्कूटी उन अनेक क्षेत्रों में से हैं जिनमें पूर्ति और विकल्प बढ़े हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम ही नहीं हुआ है बल्कि दूर भी हुआ है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता का आगमन जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी रुका है। कंप्यूटरीकरण और सूचना तक पहुँच के आगमन ने रेल आरक्षण सेवाओं से लेकर चालक लाइसेंस जारी करने की सेवा समेत भ्रष्टाचार रहित कई सेवाओं में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला एक घटक है अति केंद्रीकरण। जितना लोगों से सत्ता का केंद्र दूर होगा, उतना ही अधिक प्राधिकारी और जवाबदेही के बीच अंतर होगा। नागरिक और अंतिम निर्णायक के बीच पदाधिकारियों की भारी संख्या होने से जवाबदेही कमज़ोर पड़ जाती है और प्राधिकारों के दुरुपयोग की लालसा को मजबूत बना देती है। एक बड़े लोकतंत्र के लिए भारत में शायद अंतिम निर्णय लेने वालों की संख्या बहुत कम है। स्थानीय सरकार को इस बात की अनुमति नहीं है कि जड़ को पकड़ सके और सत्ता चारों ओर से कुछ एक हाथों में ही केंद्रित है। इन सब का कुल परिणाम है कमज़ोर नागरिक वर्ग और बढ़ता भ्रष्टाचार। यह बात अच्छी तरीके से मान्य है कि हर लोकतंत्र में नागरिकों को इस बात के अधिकार दिए जाने की आवश्यकता होती है ताकि प्राधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। सूचना का अधिकार, नागरिकों का प्रभावकारी चार्टर, नागरिकों की दूरदृष्टि को विकसित करने के लिए अवसर और मानदेय, दावाधारियों की लोक सेवाओं की पूर्ति में संलिप्तता, निर्णय लेते समय जनता से परामर्श किया जाना और सामाजिक लेखा जोखा जवाबदेही के कुछ ऐसे साधन हैं जो भ्रष्टाचार पर नाटकीय अंदाज में नियंत्रण करते हैं और ईमानदारी और एक योग्य निर्णय को विकसित करते हैं। एक आधारभूत विश्लेषण में शासन और कानून व्यवस्था अनुपालन को प्रभावी करने और अपेक्षित व्यवहार को विकसित करने के लिए अस्तित्व में आते हैं। अतः कानून के नियमों को लागू करना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी निवारक सजा नैतिक रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए निर्णायक पहलू है। कानूनी शक्तियों को मजबूत करने और भ्रष्ट सेवक या लोक सेवकों के कृत्यों के निवारण के लिए हमारी भ्रष्टाचार निवारण व्यवस्थाओं और उनके विफल हो जाने के कारण या कारणों का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है। शायद समाज की निष्ठा या भ्रष्टाचार के प्रचलन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व राजनीति की गुणवत्ता है। यदि राजनीति निष्ठा, सक्षमता और जनहित का कल्याण सोचने वाले पुरुष और महिलाओं को अपनी ओर आकृष्ट करके उन्हें प्रोत्साहित करती है तो वह समाज सुरक्षित है और निष्ठा का निर्वाह होगा। परंतु यदि राजनीतिक जीवन का सत्य निष्ठा के साथ मेल नहीं बैठता और लोक जीवन में अपने निजी लाभ के लिए अवांछनीय और भ्रष्ट तत्व की ओर आकर्षण होता है तो प्राधिकार का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार प्रतिमानक बन जाते हैं। ऐसी राजनीतिक संस्कृति और वातावरण में अपेक्षित पहलों से पर्याप्त लाभ मिलने वाले नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा और विकेंद्रीकरण कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को कम करते हैं, परंतु यदि भ्रष्टाचार की भूख राजनीति में अनुचित विधियों के लिए असीम रूप में ज्वालामुखी बन जाती तो फिर भ्रष्टाचार के अन्य मार्ग भी बलपूर्वक खुल जाते हैं। परिणाम स्वरूप जहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार नीचे गिर जाता है, परंतु वह अन्य क्षेत्रों और कभी कभी अत्यधिक खतरनाक क्षेत्रों में अंतरित हो जाता है जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं लाई जा सकती और सरकार को एक स्वाभाविक एकाधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। उदारीकरण के साथ जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है राजनीतिक और लोक पदों पर प्रोत्साहनों को बदलने के लिए और सत्यनिष्ठा और नैतिक आचार के विकास के लिए तदनुरूप राजनीतिक और शासन सुधार। सभी प्रकार के भ्रष्टाचार निंदनीय होते हैं और हमें भ्रष्टाचार को नगण्य सहनशीलता की संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचार के रूप अन्यों की अपेक्षा बहुत अधिक अहितकर होते हैं और उनकी ओर बहुत नज़दीकी से ध्यान दिया जाना चाहिए।
रिश्वतखोरी के अधिकतर मामलों में लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं और प्रत्येक नागरिक को विवशता पूर्वक रिश्वत देनी पड़ती है ताकि वह अपना काम करवा सके जिसका वह हकदार है। अधिकतर नागरिकों का यह अनुभव है कि भ्रष्टाचार का एक दुष्चक्र सच चल रहा है और यदि वे भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं तो उन्हें रिश्वत से अधिक पैसा गंवाना पड़ता है। विलंब, उत्पीड़न, अवसरों से वंचित होना, कीमती समय और मजदूरियों की हानि, अनिश्चितता और कई बार जीवन या जीवन के अंगों को खो देने का खतरा, ये सभी भ्रष्टाचार का विरोध करने और मांगों का अनुपालन ना करने के परिणाम है जिनसे लोगों को जूझना पड़ता है। ऐसे मामलों में नागरिक जोर जबरदस्ती से भ्रष्टाचार का अनिच्छा से शिकार बना बैठा है। परंतु अनेक ऐसे भी मामले हैं जिनमें रिश्वत देने वाला और लोक सेवक के बीच साठगांठ चलती है। साठगांठ से भ्रष्टाचार करने के ऐसे मामलों में दोनों पक्षकारों को समाज से मोटे लाभ प्राप्त होते हैं। लोक निर्माण कार्यों के लिए संविदाएं मंजूर करना, सामान और सेवाओं की अधिप्राप्ति, कर्मचारियों की भर्ती, करों की चोरी, घटिया परियोजनाएं, विनियमों का साठगांठ से उल्लंघन, खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट, न्याय देने में बाधा और जांच में साक्ष्य को छिपाना या फेरबदल करना, ये सभी भ्रष्टाचार के खतरनाक रूपों के उदाहरण हैं। जब अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण से हट जाती है तो पैसे ऐंठने का भ्रष्टाचार गिर जाता है और साठगांठ का भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। इस साठगांठ वाले भ्रष्टाचार जिससे हमारे लोकतंत्र की नींव क्षीण होकर समाज को खतरे में डाल रही है कि बढ़ते हुए संकट से निपटने के लिए हमें मजबूत और प्रभावशाली हथियारों को तैयार करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार सारे विश्व में व्याप्त है और विश्व के लिए यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राज्य महासभा ने अक्टूबर 2003 में संयुक्त राज्य अधिवेशन को अपना लिया था जिसमें इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार बना दिया गया। एडीबी OECD अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध कार्रवाई योजना जिस पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, भ्रष्टाचार निवारक मामले में अंतर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में एक व्यापक समझौता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने भी उन परियोजनाओं को वित्त देने से इनकार करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है जिनका कार्यान्वयन भ्रष्ट वृत्तियों से प्रभावित है। सिंगापुर में 2006 में हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वार्षिक बैठक में प्रमुख बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसमें उनके संस्थानों की गतिविधियों और प्रचालनों में कपट और भ्रष्टाचार के निवारण और उनका सामना करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में सहमति जताई गई। भारत में की गई कुछ हाल ही की भ्रष्टाचार निवारण पहले सही दिशा में कदम है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र भरते समय उनके साथ उनके धन, शैक्षणिक योग्यताएं और आपराधिक पूर्ववृत्तों से संबंधित ब्यौरों को जमा कराना चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम जिसे हाल ही में अधिनियमित किया गया है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। सूचना संचार तकनीकों का आरंभ, ई-गवर्नेंस की पहलों और प्रशासन में भ्रष्टाचार में लिप्त प्रक्रियाओं की स्वायत्तता ने भ्रष्टाचार को कम करने में सफलता प्राप्त की है। तथापि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और ये विद्यमान विनियमों के अधिकार क्षेत्र से परे है। हमारी अर्थव्यवस्था में विविध स्थानों पर भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए स्तरों, जिनके परिणाम स्वरूप काले धन का बड़े पैमाने पर इकट्ठा होना, गंभीर आर्थिक अपराध और कपट और पैसे की हेराफेरी, यहाँ तक कि देश के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों को पैसा उपलब्ध कराना के कारण एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है जिसे सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। भ्रष्ट लोक सेवकों की बेनामी संपत्तियों और भ्रष्ट कामों से प्राप्त की गई गैर कानूनी संपत्तियों को जब्त करने की आवश्यकता है। घोटाले और भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले, सीटी बजाने वाले विसिल ब्लोअर विधान को लाया जाना चाहिए ताकि जानकारी देने वाले को प्रतिशोध से बचाया जा सके। भ्रष्ट व्यक्तियों की जांच करने और उनके साथ भ्रष्टाचारी को अनुकरणीय दंड दिलाने जिससे भ्रष्ट व्यवहारों से संबंधित जोखिम को अधिक बड़ा किया जा सके, हमें संस्थागत ढांचे को
समुचित रूप से सुदृढ़ करना होगा। तथापि सरकार के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कामों के मुकाबले शासन में नैतिकता का बहुत ही व्यापक महत्व है। नैतिक मानदंडों से हटकर किए गए कामों में आए अंतरों से निपटने के लिए बोर्ड के पास बैठकर किए जाने वाले प्रयासों की ज़रूरत है। ऐसे प्रयासों में निगमित नैतिकता और व्यवसाय में नैतिकता को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। वास्तव में व्यावसायिक नैतिकता शब्द अब अपमानजनक हो गया है, अतः इसे व्यवसाय में नैतिकता में उदाहरण के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय में स्वैच्छिक संगठन और सिविल सोसाइटी के ढांचे में नैतिकता की आवश्यकता है, क्योंकि ये अस्तित्व अब शासन की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से लिप्त होते हैं। अंत में नागरिक व्यवहार में भी नैतिकता आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यवहार से सरकार और प्रशासन में नैतिकता का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक शासन में नैतिकता से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित पहलू विशेष रूप से हैं। का सतर्कता और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा ईमानदार सिविल सेवकों को सताए जाने से बचाने के लिए सक्रिय सतर्कता को सुदृढ़ करना, विजिलेंस को बढ़ाना और जहां कहीं भी हो आवश्यक हो कार्यपालकों के विवेक को सीमित करना। भ्रष्टाचारियों को दंड देने के लिए ढील बरतने के लिए परिणामदायक सुव्यवस्थित कर्मियों का पता लगाना। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पद्धतियों, नियमों और विनियमों एवं तत्वों की पहचान करना। भ्रष्टाचार तथा मनमाना निर्णय लेने की निरंकुश स्थिति पर रोक लगाने संबंधी उपाय सुझाना। दावाधिकारियों या दावाधारियों के साथ परामर्श करके इनकी आवधिक समीक्षा के लिए एक ढांचा सुझाना। अगला है राजनीतिक कार्यपालकों तथा स्थायी सिविल सेवकों के बीच संबंध। सिविल सेवकों और राजनीतिक कार्यपालकों के बीच सहज, कुशल और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए संस्थानिक प्रबंधों को बेहतर बनाने संबंधी उपाय सुझाना। अगला है सरकार के विभिन्न अंगों के लिए आचरण नियम, राजनीतिक कार्यपालक, सिविल सेवाएं आदि। जहां एक और आयोग ने इस रिपोर्ट में मदद संख्या का और गा की विस्तृत रूप से परीक्षा कर ली है। का और गा आप देख सकते हैं, ये का है और गा है। वहीं दूसरी ओर मदद संख्या खा के बारे में सिविल सेवा सुधारों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में वृहद रूप से विचार किया जाएगा। खा ये है राजनीतिक कार्यपालकों तथा स्थायी सिविल सेवकों के बीच संबंध। आयोग ने उन संगत कानूनों, संहिताओं और नियम पुस्तिकाओं की परीक्षा कर ली है जो नैतिकता और भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। इनसे उस संस्थागत ढांचे का भी विवेचनात्मक अध्ययन कर लिया है जो भ्रष्टाचार की जांच करता है और भ्रष्टाचार को सामने लाता है। इनसे सरकार में भ्रष्टाचार में व्याप्त प्रक्रियाओं को भी देखा है और उन व्यवस्थाओं, नियमों और कार्यपद्धतियों पर परीक्षा कर ली है जो इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। नैतिकता की नींव उत्तरदायित्व और जवाबदेही की धारणा में रखी जाती है। लोकतंत्र में सार्वजनिक पद पर आसीन जनता को अंतोतगत्वा जवाब देना होता है। ऐसी जवाबदेही को कानून और नियमों की व्यवस्था से प्रभावी किया जाता है, जिसे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कानूनों द्वारा अधिनियमित करते हैं। नैतिकता ऐसे कानून और नियमों के निर्माण में एक आधार देती है। यह लोगों के आदर्श विचार ही होते हैं जो कानून और नियमों को जन्म देकर उनका चरित्र निर्माण करते हैं। हमारी कानूनी व्यवस्था अच्छाई और न्याय की साझा दृष्टि से निःसृत होती है। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत यह है कि सत्ता को धारण करने वाले सभी व्यक्ति इसे लोगों से प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में सभी सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति जनता की धरोहर है। सरकारी भूमिका में वृद्धि से सार्वजनिक पद पर बने लोग जनजीवन पर पर्याप्त प्रभाव डालते। जनता और पदाधिकारियों के बीच में धरोहर का संबंध यह अपेक्षा करता है कि अधिकारियों को सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग लोगों की सर्वोत्तम भलाई या जनहित में किया जाना चाहिए। आम जीवन में नैतिकता की भूमिका के अनेक पक्ष हैं। आम जीवन में नैतिकता की भूमिका के अनेक पक्ष हैं। एक तरफ उच्च आचार के मूल्यों की अभिव्यक्ति है और दूसरी तरफ
कार्रवाई की सुनिश्चितता से है, जिसके लिए सार्वजनिक अधिकारी को वैधानिक रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। नैतिक व्यवहार के किसी भी ढांचे में निम्नलिखित तत्वों को अवश्य शामिल करना चाहिए: नैतिक प्रतिमानक और व्यवहारों को संहिताबद्ध करना, जनहित और व्यक्तिगत लाभ के बीच संघर्ष से बचने के लिए व्यक्तिगत रुचि को अभिव्यक्त करना, सारभूत संहिताओं को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्था की रचना करना, किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने पद पर योग्य या अयोग्य करार दिए जाने के लिए प्रतिमानक प्रतिमानक प्रदान करना, कानूनों और नियमों की व्यवस्था चाहे जितने भी विस्तृत क्यों न हो वह सभी स्थितियों का समाधान नहीं हो सकती। निसंदेह यह अपेक्षित होता है और शायद संभव भी हो कि उन लोगों के आचरण पर नियंत्रण किए जाएं जो निचले तबके के हैं और एक सीमा में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। लेकिन सार्वजनिक सेवा में यह तबका जितना ऊंचा होगा उतना ही विवेक की परिधि बड़ी होगी और कानूनों और नियमों की एक ऐसी व्यवस्था का उपबंध करना कठिन है जिसमें ऊंचे पदों पर विवेक के प्रयोग को वृहत रूप से शामिल करके उस पर नियंत्रण किया जा सके। सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों के लिए नैतिक मानदंड क्या होने चाहिए, इस पर अत्यधिक वृहत वक्तव्यों में से एक संयुक्त राज्य में लोक जीवन में प्रतिमानकों पर समिति से आया था। संयुक्त राज्य में लोक जीवन में प्रतिमानकों पर समिति से आया था, जो नोलन समिति के नाम से लोकप्रिय था, जिसमें सार्वजनिक जीवन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया: निस्वार्थ निष्ठता, सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को जनहित से संबंधित निर्णयों को स्वयं ही लेना चाहिए, अपने अपने परिवार और अपने मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को बाहर के ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या अन्य बाध्यतावश अपने को लिप्त नहीं करना चाहिए जो उनके सरकारी कार्य निष्पादन को प्रभावित करे। विषय निष्ठता, सरकारी काम करते हुए जिनमें सार्वजनिक नियुक्तियां करना, संविदाओं को स्वीकृति देना या किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार या लाभों की सिफारिश करना शामिल है, सरकारी पदाधिकारी को अपने चयन को योग्यता के आधार पर करना चाहिए। जवाबदेही, सरकारी पद पर आसीन लोग अपने निर्णयों और कार्रवाई के लिए जनता को जवाबदेही के लिए जिम्मेदार होंगे और उनके पद के लिए जो उचित छानबीन आवश्यक हो उसे प्रस्तुत करना चाहिए। निष्कपटता, सरकारी पदाधिकारी को अपने सभी निर्णयों और कार्रवाइयों के संबंध में निष्कपट होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए कारणों का उल्लेख करना चाहिए और किसी सूचना को देने पर तभी रोक लगानी चाहिए जब व्यापक जनहित में इसकी मांग हो। ईमानदारी, सरकारी पदाधिकारी या सरकारी पदधारी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सरकारी काम से संबंधित निजी हितों की घोषणा करें और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिए कदम उठाएं जो उन हितों की रक्षा करने में आड़े आता हो। नेतृत्व, सरकारी पदाधिकारियों को अपने नेतृत्व द्वारा और एक मिसाल पेश करते हुए इन सिद्धांतों को विकसित करना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। प्रत्येक लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन के ये सिद्धांत सामान्य व्यवहार्यता के सिद्धांत होते हैं। ऐसे ही नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी पदाधिकारियों के लिए एक आचार संहिता की प्रवृत्ति के लिए हुए लोक व्यवहार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट बनाना आवश्यक हो गया है। वास्तव में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे लोगों की बागडोर के मार्गदर्शन करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ हो, उसे केवल नैतिक ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसे ऐसे नैतिक मूल्यों को व्यवहार में भी लाना चाहिए। यद्यपि सभी नागरिक देश के कानूनों के साथ बाधित हैं, लोक सेवकों के मामलों में व्यवहार के प्रतिमानकों को साधारण नागरिक की अपेक्षा अधिक कड़ा होना चाहिए कि सरकारी कार्रवाई और निजी हित के मध्य एक समन्वय है, जिसके कारण नैतिक संहिता ही नहीं बल्कि आचार संहिता की भी आवश्यकता है। नैतिक संहिता में सद्व्यवहार और शासन के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल होंगे, जबकि और अधिक विशिष्ट आचार संहिता में संक्षिप्त और सुस्पष्ट तरीकों से स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहारों और कार्रवाइयों की सूचना का उल्लेख होगा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि, आपने दिनांक 31 अक्टूबर 2003
के संकल्प संख्या 58/4 में महासभा ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपना लिया। संकल्प की धारा 8 में उल्लेख किया कि सरकारी पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता। पहला है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रत्येक दल अन्य बातों के अलावा न्यायनिष्ठता, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व को अपनी वैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के अनुसार अपने सरकारी पदाधिकारियों के बीच विकसित करेगा। विशेष रूप से प्रत्येक राज्य दल अपने संस्थानात्मक और वैधानिक व्यवस्थाओं के भीतर सार्वजनिक कार्यों के सही, सम्मानजनक और समुचित कार्य निष्पादन के लिए आचार संहिता या प्रतिमानकों को लागू करने का प्रयास करेगा। इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों से प्रत्येक राज्य दल यथोचित और अपनी वैधानिक अवस्था या व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार महासभा संकल्प 51/59 तारीख 12 दिसंबर 1996 के संलग्नक में अंतर्विष्ट सरकारी पदाधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता जैसे क्षेत्रीय, अंतर्क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखेगा। प्रत्येक राज्य दल सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अपने कार्य निष्पादन के दौरान उनके ध्यान में आए भ्रष्टाचार के कार्यों की सूचना को समुचित प्राधिकारियों तक पहुंचाने या पहुंचने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार स्थापित किए गए उपायों और व्यवस्थाओं पर भी विचार करेगा। प्रत्येक राज्य दल जहां समुचित हो अपने राष्ट्रीय कानूनों के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार ऐसे उपायों और व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें सरकारी प्राधिकारियों द्वारा समुचित प्राधिकारियों के समक्ष अन्य बातों के अलावा उनकी बाहरी गतिविधियों, रोजगार विनियोग, संपत्तियों और पर्याप्त उपहारों अथवा लाभों से संबंधित ऐसी घोषणाएं करना आवश्यक हो जिनमें से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंध में किसी अभिरुचि का विरोध हो सकता हो। प्रत्येक राज्य दल अपने राष्ट्रीय कानूनों के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार ऐसे सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक और अन्य उपायों पर विचार करेगा जो इस धारा के अनुसार स्थापित संहिताओं और प्रतिमानकों का अतिक्रमण करते हों। विविध देशों ने समय समय पर अपने मंत्रियों, विधायकों और सिविल सेवकों के लिए आचार और नैतिक संहिता को निर्धारित करने के मुद्दे का समाधान किया है। संयुक्त राज्य में मंत्रीय संहिता, संयुक्त राष्ट्र सीनेट में आचार संहिता और कनाडा में मंत्रियों के लिए मार्गदर्शन है। बेलीज में सरकारी पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता संविधान में ही निर्धारित की गई है। मंत्रियों के लिए नैतिक ढांचा, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, अनेक देशों ने मंत्रियों के लिए आचार और नैतिक संहिता निर्धारित कर रखी है। कनाडा में मंत्रियों के लिए मार्गदर्शन 2006 में मंत्रियों की भूमिका और जिम्मेदारियों से संबंधित मूल सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसमें मंत्री उत्तरदायित्व के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों के केंद्रीय सिद्धांत और मंत्रियों के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ संबंध, उनके विभागों और संसद शामिल हैं। इनमें मंत्रियों से अपेक्षित आचार के प्रतिमानक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से संबंधित और संस्थागत मामलों 7 के समाधान की रूपरेखा दी गई है। यूनाइटेड किंगडम में मंत्रियों की संहिता मंत्रियों को यह मार्गदर्शन देती है कि वे किस प्रकार इन प्रतिमानकों को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करें और अपने मामलों का प्रतिबंध करें या प्रबंध करें। इसमें उन सिद्धांतों की सूची दी गई है जिसे पिछले उदाहरण के आधार पर विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। इसमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि संसद में अपनी कार्रवाइयों को उचित सिद्ध करने और संहिता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेने के लिए कि उन्हें किस प्रकार काम और आचरण करना है, इसके लिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। संहिता कोई कानून की पुस्तक नहीं और यह इसे प्रभावी करने के लिए मंत्रिमंडल के सचिव या अन्य पदाधिकारियों की भूमिका या यह मंत्रियों की जांच करने के लिए भी नहीं है। यद्यपि वे इनमें शामिल मामलों पर मंत्रियों को निजी सलाह दे सकते हैं। मंत्री तब तक ही पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। वह किसी मंत्री से अपेक्षित व्यवहार के प्रतिमानकों और इन प्रतिमानकों के किसी अतिक्रमण के समुचित परिणामों का अंतिम निर्णायक है। यद्यपि वह उन सभी आरोपों पर अपनी टिप्पणी देने की अपेक्षा नहीं रखेगा।
भारत सरकार ने एक ऐसी आचार संहिता को निर्धारित किया है जो संघ और राज्य सरकारों दोनों के ही मंत्रियों पर लागू होती है। इस आचार संहिता को यहाँ पर पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा। मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा पद संभालने से पहले संविधान के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और ऐसे किसी अन्य कानून जो फिलहाल लागू हो के अतिरिक्त वह व्यक्ति का यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति और दायित्वों और व्यापार में रुचियों का ब्यौरा को प्रकट करेगा। प्रकट किए जाने वाले ब्यौरों में सभी अचल संपत्तियों के विवरण, शेयर और डिबेंचरों, नकदी और गहनों का अंदाज से कुल मूल्य शामिल होना चाहिए। मंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति से पहले किसी चीज़ के स्वामित्व, किसी भी व्यवसाय को चलाने और उसके प्रबंधन में भाग लेने जिसमें इससे पहले वह रुचि रखता था से अपने संबंध तोड़ लेगा और किसी ऐसी व्यावसायिक कंपनी के संबंध में जो संबंधित सरकार या उस सरकार के अधीन किसी उपक्रम को माल और सेवाएं प्रदान करती हो, व्यापार अथवा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार और मानक और बाजार दरों को छोड़कर, अथवा जिसका व्यवसाय मुख्यतः संबंधित सरकार से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले लाइसेंसों, परमिटों, कोटों, पेटेंटों आदि पर निर्भर करता हो, ऐसे कथित व्यवसाय में और उसके प्रबंधन से वह अपनी सभी रुचियों से संबंध तोड़ लेगा, बशर्ते कि वह खा के मामले में प्रबंध में अपनी रुचि को और खा और गा देख सकते हैं आप। गा के मामले में स्वामित्व और प्रबंध दोनों की अपनी रुचियों को अपनी पत्नी या यथास्थिति पति को छोड़कर अपने परिवार के किसी ऐसे वयस्क सदस्य अथवा वयस्क संबंधी को अंतरित कर सकता है जो उसके मंत्री की नियुक्ति से पहले कथित व्यवसाय के संचालन या प्रबंधन अथवा स्वामित्व से संबद्ध था। ऐसी सार्वजनिक सीमित कंपनियों में शेयर धारण किए रहने के मामले में रुचियों से अपना संबंध समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठेगा, सिवाय इसके कि जहां यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यह समझे कि ऐसे शेयरों के धारण करने की प्रकृति या सीमा ऐसी है कि जिससे उसे अपने सरकारी काम के निष्पादन में अड़चन आने की संभावना हो। दूसरा है पद पर आसीन होने या हो जाने और पद पर रहने तक मंत्री। यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हर वर्ष 31 मार्च तक अपनी संपत्ति और दायित्वों को संबंध में घोषणा भेजेगा। दूसरा, सरकार से किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति को खरीदने या बेचने से अपने को अलग रखेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अपने सामान्य ढंग में अधिग्रहित की जानी हो। किसी व्यवसाय को शुरू करने और उसमें भाग लेने से अपने को अलग रखेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिवार के सदस्य किसी ऐसी व्यावसायिक कंपनी को शुरू नहीं करते या उसमें भाग नहीं लेते जो उस सरकार को माल और सेवाओं की पूर्ति करने में लिप्त हो या उस सरकार पर लाइसेंस, परमिट, कोटों, पट्टों आदि को मंजूर करवाने के लिए निर्भर हो। व्यापार तथा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार और मानक और बाजार दरों को छोड़कर। और यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को उस मामले में सूचित करे जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य अन्य किसी व्यवसाय को स्थापित कर लेता है या उसके संचालन और प्रबंधन में भाग लेना शुरू कर देता है। कोई भी मंत्री का व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे वह राजनीतिक हो, धर्मार्थ हो और अन्यथा हो, किसी भी चंदे को स्वीकार नहीं करेगा यदि किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, पंजीकृत सोसाइटी अथवा धर्मार्थ निकाय के लिए अभीष्ट कोई पर्स या चेक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वह यथासंभव शीघ्र ही उस संगठन को सौंप देगा जिसके लिए यह अभीष्ट है। दूसरा, स्वयं को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत सोसाइटी अथवा धर्मार्थ निकाय अथवा संस्थान। और दूसरा, राजनीतिक दल से प्राप्त किसी लाभ को छोड़कर किसी अन्य कोषों को जमा करने से संबद्ध नहीं रहेगा, तथापि वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे चंदों को संबंधित दल की सोसाइटी या निकाय या संस्थान के विशिष्ट पदाधिकारियों को भेज दिया जाता है और न कि स्वयं उसी को।
उपर्युक्त निधियों के वितरण के लिए परिचालन से संबद्ध रहने से मंत्री को पूर्व कथित में से कोई नहीं रोक पाएगा। केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के अन्य मंत्रियों सहित कोई भी मंत्री अपनी पत्नी या पति और उस पर आश्रित सदस्यों को विदेशी सरकार के अधीन भारत में या विदेश में अथवा किसी विदेशी संगठन में व्यापारिक कंपनियों सहित प्रधानमंत्री के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई रोजगार स्वीकृति करने की अनुमति नहीं देगा। जहां किसी मंत्री की पत्नी या कोई आश्रित व्यक्ति पहले से ही ऐसे रोजगार को कर रहा हो तो ऐसे मामले में प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेने के लिए सूचित किया जाना चाहिए कि इस रोजगार को जारी रखा जाए या नहीं। सामान्य नियम के रूप में विदेशी मिशन में रोजगार पर पूरी रोक होनी चाहिए। कोई भी मंत्री अपने निकट के संबंधियों को छोड़कर किसी से भी मूल्यवान उपहारों को स्वीकार नहीं करेगा और वह या उसके परिवार के सदस्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से उपहार बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करेंगे जिनके साथ उसका सरकारी व्यवहार हो। अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार के ऐसे संविदा ऋण देने की अनुमति नहीं देगा जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में अड़चन डालने या उस पर प्रभाव डालने की संभावना हो। कोई भी मंत्री विदेश जाने पर अथवा भारत में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार स्वीकृति कर सकता है। ऐसे उपहार दो श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी में वे उपहार शामिल किए जाएंगे जो प्रतीकात्मक प्रकृति के हों, जैसे सम्मानजनक तलवार, समारोह में पहने जाने वाले वस्त्र आदि जिन्हें प्राप्तकर्ता अपने पास रख सकता है। उपहारों की दूसरी श्रेणी में वे आते हैं जो प्रतीकात्मक प्रकृति के ना हों। यदि इसका मूल्य 5,000 रुपयों से कम हो तो मंत्री इसे अपने पास रख सकता है। तथापि उपहारों की अनुमानित मूल्य के बारे में कोई संदेह हो तो मामले के मूल्यांकन के लिए तोशखाना के पास भेज देना चाहिए। यदि उपहार के मूल्य इसके मूल्यांकन किए जाने पर निर्धारित 5,000 रुपयों के भीतर आता है तो उपहार को मंत्री के पास वापस भेज दिया जाएगा। यद्यपि यह मूल्य 5,000 रुपयों से अधिक आता है तो इसे तोशखाने से प्राप्तकर्ता को तोशखाना द्वारा आके गए मूल्य और 5,000 रुपये के अंतर का भुगतान करके खरीदने का विकल्प होगा। गृह कार्य के केवल वही उपहार जो तोशखाना द्वारा रखे जाते हैं, जैसे कि दरियाँ, चित्रकारी, फर्नीचर आदि जिनका मूल्य 5,000 रुपयों से अधिक हो, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास या राजभवन में राज्य की संपदा के रूप में रखे जाएंगे। टिप्पणी क्या है? उपहार का मूल्य मूल देश में इसके अनुमानित बाजार मूल्य को इंगित करता है। किसी संगठन द्वारा किसी मंत्री या किसी ऐसे व्यक्ति जो मंत्री की हैसियत या पद पर हो को कोई पुरस्कार प्रदान किया जा रहा हो तो निम्नलिखित कार्यप्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। पुरस्कार देने वाले संगठन के प्रत्यय पत्र का अध्ययन कर लिया जाना चाहिए। यदि पुरस्कार देने वाले निकाय के प्रत्यय पत्र निर्दोष हों तो ऐसे पुरस्कार को स्वीकृत कर लेना चाहिए, परंतु उसके नकदी वाले भाग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि पुरस्कार मंत्री के पद पर रहने से पहले उस व्यक्ति के काम से संबंधित हों तो ऐसे पुरस्कारों को स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसे सभी मामलों में यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का विशिष्ट अनुमोदन ले लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह कार्य मंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी और ऐसे उदाहरणों में जहां मंत्री को किसी अन्य संगठन से ऐसा पुरस्कार लिया जाना हो जिसके संबंध किसी विदेशी एजेंसियों संगठनों से हों तो ऐसे मंत्री उस व्यक्ति को जो मंत्री की हैसियत या पद पर हो भारत के प्रधानमंत्री से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। मंत्री को भारत में विदेशी मिशनों अथवा विदेश में आयोजित समारोह में शामिल होने से संबंधित और संयुक्त राष्ट्र संगठनों को छोड़कर ऐसी विदेशी न्यास संस्थान और संगठन जिनका भारत सदस्य हो की सदस्यता को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर दिए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए। मंत्री का सरकारी दौरे पर जाते समय जहां तक व्यवहार हो स्वयं के आवास में अथवा सरकार या सरकारी उपक्रम लोक निकायों द्वारा या संस्थानों द्वारा देखभाल कर रहे आवासों में रहना चाहिए, जैसे कि सर्किट हाउस, डाक बंगला आदि, या मान्यता प्राप्त होटलों में रहना चाहिए और यथासंभव अपने सम्मान में दी गई भड़कीली और खर्चीली पार्टियों में जाने से बचना चाहिए। आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने वाला प्राधिकारी केंद्रीय मंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तथा राज्य
के मंत्रियों के मामले में संबंधित मुख्यमंत्री होगा, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो। उक्त प्राधिकारी संहिता के किसी तथाकथित या संदेहात्मक अतिक्रमण का निर्धारण करने या निपटाने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और हालातों के अनुसार ऐसी कार्यप्रणाली को अपनाएगा जिसे वह ठीक समझे। व्याख्या: इस संहिता में मंत्री के परिवार में उसकी पत्नी या यथास्थिति पति, स्पाउस कहते हैं, जो उससे कानूनी तौर पर पृथक ना हुई हो, यानी डाइवोर्स ना हुआ हो। अव्यस्क अव्यस्क मतलब इमेच्योर जो बच्चा है, अवयस्क बच्चे या अन्य व्यक्ति जो रक्त संबंधी रिश्तेदार या विवाह से संबंध रखता हो और पूर्णतः मंत्री पर निर्भर है। आचार संहिता मंत्रियों द्वारा अच्छे आचरण को सुनिश्चित करने के लिए एक आरंभिक बिंदु है, तथापि यह अपने आप में वृहत नहीं है और प्रतिनिषेधों की सूची की प्रकृति इसमें अधिक है। अतः यह आवश्यक है कि आचार संहिता के अलावा एक नैतिक संहिता होनी चाहिए जो इस बात पर मार्गदर्शन दे कि किस प्रकार मंत्री अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए संवैधानिक और नैतिक संहिता के उच्चतम प्रतिमानों को बनाए रखें। यह संहिता कानून का पालन करने, न्याय के संचालन को बनाए रखने और जनजीवन की सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के लिए मंत्रियों के प्रधान कार्यों पर आधारित होगी। यह मंत्री सिविल सेवकों के संबंधों के सिद्धांतों को भी निर्धारित करेगी। आयोग ने दूसरे देशों की आचार संहिताओं की जांच की है और आयोग का विचार है कि मंत्रियों की आचार संहिता और नैतिक संहिता में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए। मंत्रियों को उच्चतम नैतिक प्रतिमानकों को बनाए रखना चाहिए। मंत्रियों को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए। संसद में जवाबदेही मंत्रियों का कर्तव्य है और उन्हें अपने विभागों और एजेंसियों की नीतियों, निर्णयों और कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनना होगा। मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सार्वजनिक कार्यों और उनकी निजी रुचियों के बीच कोई विरोध न उठे या ऐसा प्रतीत हो कि यह उठ सकता है। लोकसभा में मंत्रियों को अपनी भूमिकाओं को मंत्री और निर्वाचन क्षेत्र के रूप में अलग अलग रखना चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि वे अपने दल के लिए या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग न करें। उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए उन्हें स्वयं का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, ना कि किसी की सलाह पर केवल दूसरों पर दोष मढ़ना चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि वे सिविल सेवा की राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखें और सिविल सेवकों को ऐसा कोई काम करने ही ना दें या करने के लिए ना कहें जिससे सिविल सेवकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ विरोध उठे। मंत्रियों को उन अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए जिन्हें संसद के दोनों सदन समय समय पर निर्धारित करें। मंत्रियों को यह मानना चाहिए कि सरकारी पद या सूचना का दुरुपयोग उस विश्वास का हनन है जो उनमें सार्वजनिक पदाधिकारियों के रूप में जताया गया है। मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता के पैसे का उपयोग अत्यंत मितव्ययता और सावधानी से हो। मंत्रियों को अपना काम इस प्रकार से करना चाहिए कि वे अच्छे शासन के अस्त्र के रूप में सेवा कर सके और जनता की अधिकतम रूप से भलाई के लिए सेवाएं प्रदान कर सके और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके। मंत्रियों को चाहिए कि वे उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठा से, न्याय संगत तरीके से, मेहनत से और उचित और न्यायपूर्ण तरीके से काम करें। वर्तमान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के प्राधिकारी केंद्रीय मंत्रियों के मामलों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों के मामले में संबंधित मुख्यमंत्री हैं। आयोग का विचार है कि आचार संहिता के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में समर्पित यूनिटों का गठन किया जाना चाहिए। अतिक्रमणों का ब्यौरा दिए जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट समुचित विधानमंडल को विचार के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान आचार संहिता जनता के मामलों से मेल नहीं खाती और इसके परिणामस्वरूप जनता के सदस्य शायद इस बात से अवगत नहीं है कि ऐसी संहिता भी विद्यमान है। आयोग यह सिफारिश करना चाहेगा कि मंत्रियों के लिए आचार संहिता को विस्तृत करके जनता की पहुंच में रखी जानी चाहिए, जैसा कि कुछ अन्य देशों में भी ऐसा होता है। क्योंकि गठबंधन सरकार आजकल अधिक चलन में है, अतः यह विशेष रूप से सुनिश्चित करना उचित होगा कि केंद्र और राज्यों दोनों के गठबंधन साझेदारों के रूप में मंत्री नैतिक और आचार संहिताओं का पालन करें
और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे इन संहिताओं के अतिक्रमण को जनता के अधिकार क्षेत्र में रखें। सिफारिशें देख लेते हैं। मंत्रियों के लिए वर्तमान आचार संहिता के अतिरिक्त एक नैतिक संहिता होनी चाहिए, जिनमें यह दिशा निर्देश होने चाहिए कि किस प्रकार मंत्री अपने कर्तव्यों के निष्पादन में संवैधानिक और नैतिक आचरणों के उच्चतम मानदंडों को बनाए रख सकते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में नैतिक संहिता और आचार संहिता के अनुपालन के अनुवीक्षण के लिए समर्पित एककों या एकाकों का गठन किया जाना चाहिए। इस एकक को आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित जनता की शिकायतों को प्राप्त करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री को इस कर्तव्य द्वारा आबद्ध होना चाहिए कि मंत्रियों द्वारा नैतिक संहिता और आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ऐसा गठबंधन सरकारों के मामले में भी लागू होगा, जहां मंत्री विभिन्न दलों से हो सकते हैं। इन संहिताओं के अनुपालन से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट समुचित विधानमंडल को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में अतिक्रमण के विशिष्ट मामलों, यदि कोई हों, और उन पर की गई कार्रवाई को शामिल किया जाना चाहिए। नैतिक संहिता में अन्य बातों के अलावा मंत्री सिविल सेवकों संबंधों पर व्यापक सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए। नैतिक संहिता, आचार संहिता और वार्षिक रिपोर्ट को जनता की पहुंच में रखा जाना चाहिए। विधि निर्माताओं के लिए नैतिक ढांचा। अन्य देशों में विधि निर्माताओं के लिए नैतिक ढांचा किस आदर्श लोकतांत्रिक ढांचे के 4 आधार स्तंभों के बीच विधानमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है और कार्यपालिका इसके लिए जवाबदेह है। यह कार्यपालिका के लिए नैतिक मानकों की आवश्यकता से पहले विधि निर्माताओं के लिए नैतिक मानकों की आवश्यकता पर समान रूप से जोर देने की मांग करता है। संयुक्त राष्ट्र का संविधान अपने अनुच्छेद 1 धारा 5 में अपने सदस्यों को अनुशासन में रखने के लिए कांग्रेस को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। जो संयुक्त राज्य की या यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है उसकी बात हो रही है। तथापि वर्तमान कांग्रेसी नैतिक समितियों और सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के आचार पर नियंत्रण करने वाले औपचारिक नियम 1960 से पहले तक नहीं आए थे। पहले कांग्रेस द्वारा सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई तटस्थ आधार पर होती थी। 1964 में सीनेट ने एस रेस 338 कांग्रेस को अपना लिया, जिसने मानकों और आचार पर सीनेट प्रवर समिति का गठन किया। 6 सदस्यीय ये द्विदलीय समिति परामर्शी कृत्यों के साथ अनुचित आचार के उन आरोपों की जो सीनेट को प्रभावित कर सकते हैं, शिकायतों को प्राप्त करके उनकी जांच करने, कानून का अतिक्रमण करने और सीनेट के नियमों और विनियमों का अतिक्रमण करने की जांच करने के लिए प्राधिकृत थी। 1968 में सीनेट ने 1977 की संहिता में पर्याप्त पुनरीक्षण और संशोधन करने के बाद इसे प्रथम सरकारी संहिता के रूप में अपना लिया। इस समिति का नाम बदलकर नैतिकता पर प्रवर समिति रखा गया। वित्तीय ब्यौरे, उपहार, यात्रा प्रतिपूर्ति, हित संघर्ष, रोजगार उपरांत प्रतिबंध, रोजगार व्यवसाय आदि पर सीनेट आचार संहिता नियंत्रण रखती है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ने वर्तमान आचार संहिता को अपने संकल्प दिनांक 19 जुलाई 1995 द्वारा अपने सदस्यों के लिए अपना लिया। इस आचार संहिता का उद्देश्य सदस्यों द्वारा संसदीय और लोक कृत्यों का निष्पादन करने में उनसे अपेक्षित आचार के मानकों पर मार्गदर्शन प्रदान करके सदस्यों को सदन, उनके संगठकों और आम जनता के प्रति उनके दायित्वों के निष्पादन करने में सहायता करना है। यह भी उल्लेख है कि इस संहिता में निर्धारित किए गए दायित्व उनके पूरक हैं जो सदन की कार्यप्रणाली के नियमों और अन्य नियमों तथा अध्यक्ष के निर्णयों की हैसियत से सभी सदस्य पर लागू होते हैं। राज्यसभा की नैतिकता समिति। राज्यसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अध्याय 24 में सदस्यों के आचार और नैतिक संहिता पर निगरानी रखने के लिए नैतिकता समिति के गठन की व्यवस्था है। इस नैतिकता समिति का गठन, जो पहला गठन था, 4 मार्च 1997 को सदन के सभापति द्वारा किया गया था। अपनी प्रथम रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के अलावा लोक जीवन में राजनीति का अपराधीकरण और निर्वाचन संबंधी सुधारों के मूल्यों जैसे मामलों पर विचार किया है।
इसने राज्यसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता की रूपरेखा का सुझाव दिया है। अपनी दूसरी रिपोर्ट में समिति ने प्रथम रिपोर्ट में सुझाई गई आचार संहिता को प्रभावी करने के कार्यप्रणाली संबंधी पहलुओं पर जोर दिया है, जिसमें सदस्यों की रुचियों का रजिस्टर रखना, सदस्यों द्वारा रुचियों की घोषणा, छानबीन और दंड देने की विधि शामिल है। तीसरी रिपोर्ट में समिति ने सदन में और उसके बाहर सदस्यों के व्यवहार से संबद्ध मुद्दों पर विचार किया है। चौथी रिपोर्ट में समिति ने राज्यसभा में अनुशासन और शालीनता, संपत्ति और दायित्वों के ब्यौरों की घोषणा, रुचियों का पंजीकरण, आचार संहिता और शास्त्रियों की सिफारिश करने के लिए समिति की शक्तियों पर विचार किया है। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का वर्तमान ढांचा निम्न प्रकार से है। राज्यसभा के सदस्यों को उनमें व्यक्त किए गए विश्वास को बनाए रखने के लिए अपना उत्तरदायित्व समझते हुए उन्हें लोगों की आम भलाई के लिए अपने शासनादेश का निष्पादन कर्मठता के साथ करना चाहिए। उन्हें संविधान, संसदीय संस्थानों और सबसे ऊपर आम जनता को उच्च सम्मान देना चाहिए। उन्हें संविधान की उद्देशिका में निर्धारित आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उन्हें अपना काम करते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपको इनको देखना चाहिए। सदस्यों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे संसद की अवमानना हो और उनके विश्वास पर प्रभाव पड़े। सदस्यों को लोगों की आम भलाई का विकास करने के लिए संसद सदस्य के रूप में अपनी हैसियत का सदुपयोग करना चाहिए। अपना काम करते हुए यदि सदस्यों को यह पता चलता है कि उनके व्यक्तिगत हित और उनके द्वारा प्राप्त किए हुए लोक विश्वास के बीच कोई संघर्ष है, तो इस संघर्ष का इस प्रकार से समाधान कर लेना चाहिए कि उनके निजी हित उनके सार्वजनिक पद के प्रति कर्तव्यों के बाद ही गौण समझे जाएं। सदस्यों को हमेशा यह देखना चाहिए कि उनकी वित्तीय रुचियां और उनके नज़दीकी परिवार के हित जनहित के आड़े में ना आए, और यदि ये हित आड़े आ रहे हों तो उन्हें ऐसे संघर्ष का इस प्रकार से समाधान करना चाहिए कि जिससे जनहित को कोई खतरा ना हो। सदस्यों को सदन के पटल पर उनके द्वारा किए गए किसी मतदान के लिए या मतदान ना किए जाने पर बिल पेश करने या किए जाने पर, किसी संकल्प को प्रस्तुत किए जाने पर, किसी प्रश्न के पूछे जाने पर अथवा प्रश्न पूछने से अपने को रोके जाने पर, सदन अथवा संसदीय समिति की बैठक में चल रहे विचार विमर्श में भाग लेने के लिए किसी प्रकार के शुल्क, पारिश्रमिक अथवा लाभ की अपेक्षा अथवा उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सदस्यों को ऐसा कोई उपहार नहीं लेना चाहिए जिससे उनके सरकारी कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में कोई हस्तक्षेप होता हो। तथापि वे आकस्मिक उपहार या मूल्यहीन यादगार उपहार या रिवाजी आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं। सार्वजनिक पद में रहते हुए सदस्यों को लोक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे जनता की भलाई हो सके। संसद सदस्य होने के नाते या संसदीय समिति के सदस्य होने के नाते यदि इन सदस्यों के पास कोई गोपनीय सूचना हो तो ऐसी सूचना को उन्हें अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रकट नहीं करना चाहिए। सदस्यों को किसी व्यक्ति या संस्थान को ऐसा कोई प्रमाण पत्र देने से बचना चाहिए जिसकी उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी ना हो और जो तथ्यपरक ना हो। सदस्यों को ऐसे किसी मामले में तुरंत समर्थन नहीं देना चाहिए जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ना हो या नाम मात्र जानकारी हो। सदस्यों को उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और सुख सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदस्यों को किसी धर्म के प्रतिमान या किसी धर्म के प्रति असम्मान व्यक्त नहीं करना चाहिए या उनके प्रतिमानों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। सदस्यों को संविधान के भाग 4 का में सूचीबद्ध किए गए मूल कर्तव्यों को अपने मन में सर्वोपरि रखना चाहिए। सदस्यों से लोक जीवन में नैतिकता, गरिमा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखना अपेक्षित है। लोकसभा की नैतिकता समिति। लोकसभा के सदस्यों की उस सदन में आचार और नैतिकता पर निगरानी रखने के लिए नैतिकता समिति बनाई गई है। नैतिकता समिति 13वीं लोकसभा ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में यह अवलोकन किया है कि सदस्यों के लिए नैतिक व्यवहार संबंधी मानदंडों को लोकसभा में कार्यप्रणाली और कार्य संचालन नियमों में अध्यक्ष के निर्देशों
और विविध संसदीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वर्षों से अपनाई जा रही प्रथाओं में पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है। विद्यमान मानदंडों के अलावा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सदस्यों को निम्नलिखित सामान्य नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सदस्यों को अपने पद का प्रयोग लोगों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। सदस्यों की व्यक्तिगत रुचि और लोकहित के बीच यदि कोई संघर्ष हो तो उस संघर्ष का समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे लोक पद के कर्तव्य के प्रति व्यक्तिगत रुचियाँ गौण समझी जाएं।